दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा है कि प्रदूषण की समस्या पर रोक के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब सरकारों को निर्देश दिया है कि पराली जलाने की घटनाओं पर तत्काल रोक लगाए। दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के स्तर को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। इस मामले में दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सिर्फ दोषारोपण जारी है। पंजाब में अब भी पराली जलाई जा रही है, यह कोई राजनीतिक मसला नहीं है। बेंच की अगुवाई कर रहे जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि दिल्ली में साल दर साल ये नहीं हो सकता, सब कुछ पेपर पे ही चल रहा है। वहीं इसको लेकर एमाइकस ने कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए सभी राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही आदेश जारी कर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि यह राजनीतिक लड़ाई का मैदान नहीं है, यहाँ राजनीतिक ब्लेम गेम को रोका जाना चाहिए। लोगों के हेल्थ से जुड़ा हुआ मामला है, आप इस मामले को दूसरे पर नहीं थोप सकते। आप पराली जलाने को क्यों नहीं रोक पाते? सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को कहा है कि सरकारें इस बात पर विचार करें कि धान के अलावा वहां और किन चीजों की खेती की जा सकती है। कैमरामैन हरविंदर के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली में पोल्यूशन से बदतर हुए हालातों को देखते हुए ग्रैफ 4 लागू किया गया था, जिसका हल्का असर नज़र आ रहा है। इस वक्त मैं दिल्ली के लोधी रोड इलाके में मौजूद हूँ, जो AQI लेवल 400 के पार पहुँच गया था, वो इस वक्त 278। देखिए PM10 का लेवल है 278। पुअर की कैटेगरी में अभी भी दिल्ली का जो पोल्यूशन लेवल है वो है, लेकिन अगर बात करें महज 24 घंटे पहले ये पुअर नहीं, ये हैजार्डस था, यानी कि भयानक जो है दिल्ली में हालात थे। लगातार PM2.5 और PM10 जो है वो 400 से 500 के आसपास, कई इलाकों में ये बाकायदा 700-800 तक पहुंच गया था। तो हालात इसी से अंदाज़ा लगाए जा सकते हैं कि कितने बुरे थे। बहरहाल ग्रैफ 4 लागू किया, और खासकर ग्रैफ 4 के साथ साथ ग्रैफ 4 की जो पाबंदियां हैं उनको सख्ती से लागू किया है। दिल्ली में जो डीजल गाड़ियां हैं, जो BS4 तक के हैं, उनको बिल्कुल भी एंटर नहीं किया देने जा रहा, और साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जहाँ फैक्ट्रीज वगैरह है, वहाँ पर भी रोक लगाई गई है। कैमरा हरविंदर ढिलन के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। मुंबई में खराब होते एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार और BMC को जमकर फटकार लगाई है। इतना ही नहीं, अदालत ने प्रशासन को 4 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया है। अगर 4 दिनों के अंदर हालात नहीं बदलते हैं तो बॉम्बे हाई कोर्ट जो है निर्माण कार्य पर रोक लगाने का फैसला ले सकता है। अदालत ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि लोगों की जिंदगी से ज्यादा निर्माण कार्य जो है महत्वपूर्ण नहीं है। शुक्रवार तक हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि कोर्ट की फटकार के बाद जो है BMC एक्शन में आई है। BMC ने मुंबई के गोवंडी इलाके में वाटर टैंक के जरिए सड़कों पर पानी का छिड़काव जो है वो करना शुरू कर दिया है। आपको बताते चले कि मुंबई का गोवंडी इलाका जो है सबसे प्रदूषित है। आज इस इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 250 के आंकड़े को पार कर चुका है। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए मतदान जारी है। बस्तर की 12 सीटों पर और दुर्ग संभाग की 8 सीटों पर सुबह 7 और 8 बजे से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। बस्तर संभाग की 12 सीटों में से 9 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत हुई, जो कि दोपहर 3 बजे तक चला, और इसी तरीके से 3 सीटों पर सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक मतदान है। मतदान को लेकर के मतदाताओं में खासा उत्साह नजर आया है। इस दौरान बस्तर संभाग की कुछ एक सीटों पर कहीं कहीं पर नक्सली फायरिंग होने की भी खबर आई। बावजूद इसके शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया चल रही है। पहले चरण में जिस तरह से मतदाताओं ने उत्साह दिखाया है, उससे दूसरे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर के भी अब खासा उत्साह राजनीतिक दलों में देखा जा रहा है। लेकिन 3 दिसंबर को आने वाले परिणाम से पता चलेगा आखिर पहले चरण और दूसरे चरण में जनता किसके साथ है। जगदलपुर से न्यूज़ 24 के लिए वैभव सिपांडे। मिजोरम में 40 विधानसभा की सीटों का मत हो रहा है और सुबह से ही लोग अपने घरों से निकले हैं। बम्पर वोटिंग हो रही है। वहीं पे 174 उम्मीदवारों को भाग्य का फैसला मिजोरम की जनता करने जा रही है, जिनमें 16 महिलाएं उम्मीदवार हैं। तो कह सकते हैं कि 3 दिसंबर को परिणाम आएगा और सभी के भाग्य का फैसला मिजोरम की जनता कर रही है और ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगा। वहीं पे 1276 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और जिनमें
30 क्रिटिकल पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहां पे हिंसा की गतिविधियां हो सकती है। यहां पे लगातार मिजोरम जो प्रशासन है और सीआरपीएफ के बलों की तैनाती की गई है कि कोई अप्रिय घटना मतदान के दौरान न हो। 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा कि आखिर मिजोरम में किसकी सरकार बन रही है। फिलहाल यहाँ पे जिस तरह से उम्मीद जताई जा रही है कि त्रिकोणीय लड़ाई देखी जा रही है और मिजोरम की जो जनता है यहाँ पे अपने मतों का प्रयोग कर रही है और करीब यहाँ पे जो पोलिंग बूथों पे जिस तरह से दिखी जा रही है, लंबी लंबी कतारें अभी भी लगी हुई है और 53% से ज्यादा यहाँ पे अभी तक पोलिंग बूथों पे मत का प्रयोग हो चुका है और पोलिंग बूथों पे अभी भी लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और बीजेपी ने राजस्थान के लिए एक नई रणनीति तैयार की है। सबसे पहले बीजेपी राजस्थान में विजय पताका फहराने के लिए कांग्रेस के जो वोट बैंक है उसमें सिंधमारी करने की तैयारी कर रही है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, पार्टी ने अपने 3 बड़े स्टार प्रचारकों पे अपना दांव लगाया है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा। ये तीनों मिलकर लगभग 50 के आसपास रैली और रोड शोज करेंगे। राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी करीब 8 रैली करेंगे। मोदी समेत कुछ बड़े नेताओं की सभाओं एक दिन में 2-2 स्थान पर भी हो सकती है। बीजेपी के प्रचार में अमित शाह, जेपी नड्डा के अलावा योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्य भूमिका में होंगे। बीजेपी इस बार के विधानसभा चुनाव को एक मौके के तौर पे देख रही है और इसलिए पूरी तरह से किलेबंदी करके मैदान में उतर रही है। आज यानी कि जो 7 तारीख को जिन राज्यों में वोटिंग चल रही है उसके बाद अब बीजेपी का ज़्यादा से ज़्यादा फोकस राजस्थान की तरफ शिफ्ट होने वाला है, ताकि वो जो टर्म बदलने वाली बात है कि विपक्ष को जो मौका मिलता है हर 5 साल बाद, उस मौके को बीजेपी ना गंवाए बल्कि उसे कैच करे। कैमरामैन अभय नाथ के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। राजस्थान में आज से कांग्रेस ने अपनी गारंटी यात्रा शुरू कर दी। अशोक गहलोत सरकार द्वारा जो तमाम योजनाएं बनाई गई थी उसके अलावा इन चुनाव में अशोक गहलोत की ओर से जो 60 बड़ी गारंटी दी गई है उसी को जनता को बताने के लिए यह पूरी गारंटी यात्रा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त वहां पर मौजूद है, आप देख सकते हैं इस गारंटी बस यात्रा में। और ये जो बस की खासियत है, यहाँ पर तमाम तरह की गहलोत सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई है ताकि आम लोग समझ सके। और यहाँ से ये जो हाइड्रोलिक ऊपर मंच दिखाई दे रहा है, उस मंच से जितने भी कांग्रेस के विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी हैं उन सभी लोगों को ऊपर बैठाया जाएगा और कांग्रेस के तमाम नेता भी समय समय पर ऊपर आते रहेंगे और जनता को यहाँ से संबोधित करेंगे। गली मोहल्लों और इलाकों से ये पूरी यात्रा जारी है। तो कांग्रेस ने आज से अपनी चुनावी गारंटी यात्रा की शुरुआत कर दी है और अब ये राज्य के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ेगी। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। बिहार विधानसभा शीतकालीन के दूसरे दिन आज सरकार ने, यानी महागठबंधन की सरकार ने सदन के पटल पर आर्थिक और सामाजिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को रखा। वित्त मंत्री ने सर्वेक्षण के रिपोर्ट को पटल पर रखा और उसके बाद वित्त मंत्री ने कहा कि महागठबंधन की सरकार का यह ऐतिहासिक कदम है। उसके बाद चर्चा शुरू हुई। आरक्षण की बात करें तो पहले ही मुख्यमंत्री ने इसके संकेत दे दिए थे। साथ ही राजा सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी कहा था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। तो अब आज और कल बिहार विधानसभा और विधान परिषद में इस पर चर्चा होगी और उसके बाद निश्चित रूप से आरक्षण पर भी जरूर बातें होगी और यह भी तय होगा कि पर्याप्त समय में, यानी मौजूदा समय में आरक्षण जो दिया जा रहा है वह पर्याप्त है या उसे घटाने या बढ़ाने की भी जरूरत है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। अपनी मांगों को लेकर आज आंगनबाड़ी सेविकाओं ने प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसकर जमकर हंगामा मचाया। आइए, सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी सेविका आज पटना पहुंची थी और यहाँ पे ये विधानसभा के समक्ष आज सुबह ही पहुंच गई। उसके बाद पुलिस के साथ इनकी बड़ी झड़प हुई। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठी चार्ज किया गया। इस दौरान दोनों तरफ से पथराव भी हुआ था। फिलहाल अभी भी ये प्रतिबंधित क्षेत्र में ये तमाम जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं यहाँ पे जमी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि जो प्रशासन की टीम है वो लगातार यहाँ पे उनसे हटने की गुजारिश कर रही है, लेकिन ये तमाम जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं जिसकी संख्या अब हजारों में पहुंच चुकी है, अलग अलग हिस्सों से आई थी और ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ लगातार डटी हुई हैं। तो आज अचानक इन लोगों ने विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंच गई और उसके बाद प्रशासन को भी वहाँ सख्ती से पेश आना पड़ा है। फिलहाल अभी भी ये पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। प्रतिबंधित क्षेत्र में ये तमाम आंगनबाड़ी सेविकाएं यहाँ पे जमी हुई हैं और जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है, कई लोग जख्मी हैं जिन्हें अस्पतालों में
भर्ती कराया गया है और इस दौरान कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। कैमरामैन सनी और नीरज पार्टी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की नजर अब पिछड़ा वोट बैंक पर टिक गई है और इसी को लेकर बीजेपी इस वर्ग में आने वाली सभी जातियों के अलग अलग सम्मेलन उत्तर प्रदेश में आयोजित करने जा रही है। बीजेपी दिसंबर से अपनी बड़ी मुहिम शुरू करने जा रही है। पिछड़े वर्ग की सभी जातियों के अलग अलग सम्मेलन आयोजित होंगे। बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के पिछड़े वोट बैंक को साधने के लिए दिसंबर में पिछड़ी जातियों के जातिवार सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच जाकर मोदी सरकार और योगी सरकार में पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए किए गए कार्यों को बताएंगे। पार्टी की बैठक में तय हुआ है एजेंडा कि अब मिशन ओबीसी में जुटेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता। यही नहीं, खास बात ये भी है कि अलग अलग जातियों के सम्मेलन के बाद प्रयागराज में एक महाकुंभ भी आयोजित किया जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग की आबादी बहुत ज्यादा है, लिहाजा बीजेपी अब उन्हें अपने पाले में लाने में जुट गई है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने के लिए पार्टी ने चाय के साथ कांग्रेस की बात नाम से एक नया अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने इमामबाड़े पर मुस्लिम मतदाताओं के साथ चर्चा कर इस अभियान की शुरुआत कर दी है। दरअसल बीते कुछ समय से कांग्रेस उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाताओं को साथ लाने के लिए खास रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहले ही मुसलमानों से अपील कर चुके हैं कि वो अपने पुराने घर वापस लौट आएं, क्योंकि मुसलमानों का हित सिर्फ कांग्रेस में ही सुरक्षित है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसका नाम है चाय के साथ कांग्रेस की बात। इस अभियान के तहत कांग्रेस मुस्लिम बहुल इलाकों में जाकर उन इलाकों के प्रभावशाली और बुद्धिजीवी लोगों से मुलाकात कर कांग्रेस की नीतियों पर चर्चा करेगी। 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद से हुए हर लोकसभा चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं का रुझान कांग्रेस पार्टी की तरफ रहा है। ऐसे में इस वर्ग के वोटर्स को अपनी तरफ बनाए रखने के लिए कांग्रेस कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। एनसीपी अजित पवार गुट के नेता और कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल ने सरकार की मुश्किल बढ़ा दी है। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर सरकार पहले से ही मुश्किल में थी, लेकिन अब मराठा समाज को जिस तरह से कुनबी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है, उसको लेकर ओबीसी नेता खुलकर सामने आ गए हैं। ओबीसी नेताओं की आज मंत्री छगन भुजबल के घर पर एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। इस बीच छगन भुजबल ने कहा है कि मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन ओबीसी समाज पर अन्याय नहीं होना चाहिए। मनोज जारांगे पाटिल और छगन भुजबल में जिस तरह से तलवारें खींच रही हैं, मनोज जारांगे पाटिल ने कहा है कि कुछ ओबीसी नेता नहीं चाहते कि मराठाओं को आरक्षण मिले। इसके बाद छगन भुजबल के घर और बंगले के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुनील के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा को लेकर तीन राज्यों के मुख्यमंत्री आमने सामने हो गए हैं, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की थी कि 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को देश के अलग अलग धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी, वो भी मुफ्त में। और इसी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए मनोहर लाल खट्टर को कहा कि इस बात के लिए किसी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा। और इसी पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट करते हुए कहा कि आप अपनी चिंता दिल्ली में कीजिए, ना कि घूमने फिरने के लिए, क्योंकि दिल्ली में इस समय पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या बनी खड़ी हुई है। और वहीं पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल जी, आप अपने शीशे के महल से बाहर निकलिए और बाहर आकर देखिए। उन्होंने साफ कहा कि जब आपका अस्तित्व ही नहीं था तभी उनकी सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा की घोषणा कर दी थी और तभी से ये चल रही है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। दीपोत्सव से पहले योगी कैबिनेट की बैठक अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समेत कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। 11 नवंबर को अयोध्या में होने वाले भव्य दीपोत्सव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 9 नवंबर को अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय कथा धाम में योगी कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम समेत कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी। दीपोत्सव से पहले अयोध्या में आयोजित होने वाली कैबिनेट की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में अयोध्या के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्ताव भी पास हो सकते हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण गठन सहित अन्य प्रस्तावों पर मंजूरी मिल सकती है।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कैबिनेट की बैठक को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी चल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी राज्यों में स्टार प्रचारक हैं। ऐसे में वह राम मंदिर का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। आपको बता दें, ये पहला मौका ऐसा नहीं है जब योगी कैबिनेट की बैठक किसी शहर में हो रही है। इससे पहले 2019 में कुंभ के दौरान प्रयागराज में भी योगी कैबिनेट की बैठक हो चुकी है, जिसमें गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात दी गई थी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज 24। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तस्करी और घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ ने एक अनूठा पहल किया है। जी हां, बीएसएफ अब मधुमक्खी का सहारा लेने जा रही है। उसकी इस पहल से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। बीएसएफ से मिली जानकारी के मुताबिक यह अपने तरह की यह पहली योजना को बीएसएफ की 32वीं बटालियन ने नादिया जिले के सीमावर्ती इलाके में शुरू किया है, ताकि सीमा पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और स्थानीय लोगों को मधुमक्खी पालन से भी जोड़ा जा सके। इस परियोजना के लिए बीएसएफ ने आयुष मंत्रालय को भी शामिल किया है। मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल को मधुमक्खी के छत्ते और मिश्र धातु से बने स्मार्ट बाड़ पर उन्हें ठीक से लगाने के लिए एक्सपर्ट को भी शामिल किया है। बीएसएफ ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए आयुष मंत्रालय से औषधीय पौधे उपलब्ध कराने को अनुरोध किया है, जिनसे फूल आते हैं और उन्हें इन मधुमक्खियों के छत्तों के आसपास लगाया जा सके, ताकि मधुमक्खियां ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपनी मौजूदगी दिखाई दे। इस अनूठे पहल को दूसरी बटालियन भी बड़ी सराहना कर रही है। आपको बता दें कि सीआरपीएफ भी आने वाले समय में इसका ही इस्तेमाल करने जाएगी। कैमरा पर्सन ढीलन के साथ पवन मिश्रा, न्यूज 24 दिल्ली। पाकिस्तान की ओर से भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अरनिया सेक्टर में हाल ही में सीजफायर का उल्लंघन किया गया था। पाकिस्तान की ओर से भारतीय चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों में मोर्टार दागे गए थे, और जो मोर्टार पाकिस्तान की ओर से रिहायशी इलाकों में दागे गए हैं, जो किसानों के खेतों में दागे गए हैं, उन्हें एक एक करके इकट्ठा किया जा रहा है और बीएसएफ की ओर से तमाम मोर्टार्स को, तमाम बम्ब्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, यानी उन बम्ब्स को निष्क्रिय किया जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से बेहद ज्यादा तादाद में रिहायशी इलाकों में मोर्टार दागे गए थे। गनीमत ये रही कि पाकिस्तान की ओर से जो सीजफायर का उल्लंघन किया गया उसमें किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सीमांत इलाकों में रहने वाले लोगों का माली नुकसान जरूर हुआ है। इस दौरान बीएसएफ के जवान जख्मी हुए थे, एक सीमांत ग्रामीण भी जख्मी हुआ था। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज 24 जम्मू। फिर पकड़ा गया बाजार में बेचा जा रहा जहर। पालनपुर में सैकड़ों किलो नकली घी और हजारों किलो मिलावटी मिठाई जब्त की गई। त्योहारों के मौसम में मुनाफाखोर खाने पीने के सामान में मिलावट करने से बात नहीं आ रहे। ताजा मामले में पालनपुर के डीसा में पद्मनाभ फूड और खंडेलवाल डेयरी प्रोडक्ट्स पर जब फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा तो वहां से लाखों की कीमत का 567 लीटर नकली घी और 3890 किलो मिलावटी मिठाई जब्त कर ली गई। गौरतलब है कि डीसा में ही 15 दिन पहले अखाद्य घी बनाने की पूरी फैक्ट्री पकड़ी गई थी और उस फैक्ट्री में शुद्ध गाय के घी के डिब्बे में शाश्वत परिवार शुद्ध नाम से घी पैकिंग करते थे। वहीं उसी दिन सूरत के ओलपाड़ जीआईडीसी के हनी इंडस्ट्रियल एस्टेट के गोडाउन में 50 लाख से अधिक कीमत का 8000 किलो से भी ज्यादा मिलावटी घी जब्त किया गया था। बाजारों के अंदर ये जहर बेचा जा रहा है और जो लोगों को बीमार कर रहा है और उनकी जान से खिलवाड़ हो रहा है। कैमरामैन सुभाष साथ प्रेम सिंह, अहमदाबाद न्यूज 24। कश्मीर घाटी में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ ने इतिहास रच दिया है। जो धुमेल से पवित्र गुफा तक जाने वाला पहाड़ी रास्ता है, उस पर पहली बार वाहन चल के पवित्र गुफा तक पहुंच चुके हैं और इसका ऐलान खुद बीआरओ ने कश्मीर घाटी में किया। और ये जो है गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में जो अमरनाथ यात्रा का सबसे बड़ा बेस कैंप बालतल है, उससे आगे 2 किलोमीटर धुमेल से रास्ता बीआरओ ने पवित्र गुफा तक वोटरेबल बनाया है। और बीआरओ के अधिकारियों का मानना है कि इससे न केवल पवित्र गुफा को जाने वाले अमरनाथ यात्रियों को सुविधा होगी, बल्कि जो प्रकृति द्वारा कभी कभार देखा जाता है डिजास्टर या इस तरह की कोई आपदा आती है, उस समय भी ये मोटरेबल रास्ता काफी निर्णायक साबित होगा। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। सरकार का खजाना खाली है। जानकारी के मुताबिक विकास कामों के 10,000 करोड़ रुपए का बिल बकाया है।
मासिक भुगतान के लिए संबंधित विभागों से धनराशि नहीं मिलने के कारण ठेकेदार और उनके लिए काम करने वाले कर्मचारी आर्थिक संकट में हैं और सरकार के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। सरकारी काम करने वाले ठेकेदारों को हर साल मार्च और दिवाली में उनके काम के लिए सरकार से फंड मिलता है, लेकिन पिछले 1.5 साल से सरकारी कामों के भुगतान के लिए फंड देने में आनाकानी की जा रही है। केवल सरकारी भवनों के रखरखाव और मरम्मत, नए भवनों के निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपए, नए बजट में सड़क निर्माण और नवीनीकरण के लिए 6500 करोड़ और सड़कों के गड्ढे भरने और पुलों की मरम्मत और डामरीकरण के लिए 1800 करोड़ और ग्रामीण सड़क कार्यों के लिए 780 करोड़ की फंडिंग लंबित है। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी के राज्य कर्मचारियों को 2100 करोड़ रुपए का दिवाली का गिफ्ट दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली से पहले ही राज्य कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी करने के साथ बोनस देने का भी ऐलान कर दिया है। योगी सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी करने का ऐलान कर दिया है। यानी अब महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर 46% कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अपने एक्स अकाउंट पर इसकी जानकारी साझा की। इसके साथ ही सीएम ने 30 दिन के वेतन के बराबर दिवाली के बोनस देने का भी आदेश पारित कर दिया है। इस पर राज्य सरकार का करीब 2100 करोड़ रुपए खर्च होगा। यूपी के 16 लाख से ज्यादा कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनर्स इससे लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री के इस दिवाली गिफ्ट से खुश होकर के राज्य कर्मचारियों के तमाम संगठनों ने योगी सरकार को धन्यवाद भी दिया है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। दिवाली के पहले बिहार में नियोजित शिक्षकों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने नियोजित शिक्षकों के लिए एक नियमावली तैयार की है, जिसके तहत अब दिसंबर महीने में इन नियोजित शिक्षकों के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और जो भी शिक्षक इसमें पास होंगे उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। दरअसल नियोजित शिक्षकों की संख्या बिहार में 3,68,000 है, जो वर्षों से अपने को राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग कर रहे थे और इसके लिए कई बार इन लोगों ने आंदोलन भी किया था, लेकिन सरकार ने इन्हें भरोसा दिया था कि वो जल्द ही नियमावली लाकर इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देगी और सरकार ने नियमावली बनाई और उसके बाद विभिन्न शिक्षक संगठनों से भी इसमें आपत्तियां ली गई और उसमें सुधार करते हुए इस नियमावली को मंजूरी दी गई है। यह परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का आयोजन करेगी और इसके लिए तमाम जिलों में सेंटर बनाए जाएंगे और इसका रिजल्ट आने के बाद इसमें इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24। कल अमृतसर में श्री दरबार साहिब के तेजा सिंह समुद्री हॉल में एसजीपीसी का 46वां अध्यक्ष चुना जाएगा। ये अध्यक्ष कौन होगा? फिलहाल सभी की नज़रें हरजिंदर सिंह धामी के ऊपर टिकी हुई हैं, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने घोषणा कर दी है कि उनका जो अध्यक्ष होगा वो हरजिंदर सिंह धामी होगा और इस बार तीसरी बार है कि हरजिंदर सिंह धामी को श्रोमणी अकाली दल ने अपना उम्मीदवार भी बनाया, क्योंकि 11 मेंबरी कार्यकारिणी में कौन कौन से दूसरे सदस्य शामिल होंगे, कौन महासचिव होगा, इसके लिए श्रोमणी अकाली दल हाईकमांड ने बिल्कुल ही चुप्पी धारण की हुई है। कल जिस तरह से पूरी की पूरी जो तैयारियां हैं एसजीपीसी कार्यकारिणी के चुनाव को लेके वो पूरी कर ली गई हैं और कल किस तरह का मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि 46वां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का इस बार अध्यक्ष चुना जाना है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। गुजरात में फिर पकड़ी गई ड्रग्स। डीआरआई की बड़ी कार्रवाई में वापस से ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का हुआ पर्दाफाश। करोड़ों की ड्रग्स और नकदी जब्त। सूचना के आधार पर डीआरआई की मुंबई, अहमदाबाद, सूरत और वापी की टीम ने एनडीपीएस के तहत गुजरात के वलसाड जिले के वापी जीआईडीसी में कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान पता चला कि मेसर्स प्राइम पॉलीमर इंडस्ट्रीज नामक फैक्ट्री में अवैध तरीके से मैफेड्रोन ड्रग्स का उत्पादन किया जा रहा है। इस फैक्ट्री में बन रही ड्रग्स को जब सूरत और वलसाड की फॉरेंसिक साइंस लैब में जांच करवाने के बाद फैक्ट्री से मिले संदिग्ध लिक्विड के मैफेड्रोन होने की पुष्टि हो गई, तो उसके बाद डीआरआई ने वहां पर छापा मारा और इस फैक्ट्री को सील कर सारा सामान जब्त कर लिया। इस फैक्ट्री में 121.75 किलो लिक्विड फॉर्म में मैफेड्रोन ड्रग्स जब्त किया गया, जिसकी कीमत 180 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा फैक्ट्री में पकड़े गए एक आरोपी घर की तलाशी में 18 लाख रुपए नकद भी बरामद किए गए। मामले में 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई है। कैमरामैन अहमदाबाद, न्यूज़ 24। दीपावली का पावन त्योहार देश विदेश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हम इस समय मौजूद हैं
आमफला जेल में। यहाँ पर आप कैदी देखिए, बेहद खूबसूरत जो दिए हैं वो दीपावली के पावन अवसर पर तैयार कर रहे हैं। बेहद खूबसूरत मोमबत्तियां बना रहे हैं। यहाँ पर जो मोमबत्तियां तैयार हो चुकी हैं उन्हें इन बॉक्सेस में पैक किया जा रहा है। उसके बाद ये मोमबत्तियां जाएंगी तमाम लोगों के घरों में और दीपावली के पावन अवसर पर लोगों के घरों में जगमग होंगी। उसी के साथ आप सामने देखिए टाइनुवा आपको वहाँ मोमबत्तियां दिखेंगी। ये भी बेहद खूबसूरत मोमबत्तियां बनाई गई हैं। जितने भी कैदी जो इन मोमबत्तियां दियों को बना रहे हैं बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं और यही वो दिए हैं, यही वो दीपक हैं, मोमबत्तियां हैं जो दीपावली के दिन आम लोगों के घरों को रोशन करेंगे। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।